नमस्कार, न्याय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वेब श्रृंखला तांडव के निर्देशक, निर्माता, लेखक और अभिनेता द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए विभिन्न शहरों में उनके खिलाफ कार्रवाई को एक साथ जोड़ने और आपराधिक कार्रवाई को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने 6 राज्यों के पुलिस विभागों से गिरफ्तारी से आरोपी व्यक्तियों को कोई भी अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया है। पीठ ने कहा है कि हम धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते। हम अंतरिम संरक्षण देने के लिए इच्छुक नहीं हैं। हालांकि इसमें स्पष्ट किया कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका संबंधित अदालतों में जमानत लेने के लिए याचिकाकर्ताओं के अधिकार से पक्षपात नहीं करेगी। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन, मुकुल रोहतगी, अमेजॉन इंडिया क्रिएटिव हेड अपर्णा पुरोहित के लिए, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा, निर्माता हिमांशु मेहरा, निर्देशक अब्बास जफर और लेखक गौरव सोलंकी के लिए और वकील सिद्धार्थ अग्रवाल, मोहम्मद जिशान अय्यूब के लिए किया गया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने अर्नब गोस्वामी और अमीश देवगन मामले में दिए गए समान आदेशों का हवाला देकर अंतरिम सुरक्षा के लिए पीठ को राजी करने की कोशिश की। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अंतरिम संरक्षण से इनकार करने से तबाही होगी, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को विभिन्न राज्यों में विभिन्न जिलों में जमानत याचिका दायर करनी होगी। हालांकि पीठ प्रार्थना के लिए इच्छुक नहीं थी। पीठ ने सुनवाई के दौरान मौखिक रूप से ये भी कहा कि धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं किया जा सकता है। हमें सुरक्षा की भी जरूरत है। हम 6 अलग अलग राज्य के पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाएंगे। उन्होंने अर्नब गोस्वामी के मामले का उल्लेख किया, जहां सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने कहा कि अमीश देवगन के मामले में हालांकि एफआईआर को खारिज नहीं किया गया था। अदालत ने गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण जारी रखने की अनुमति दी। इसने एफआईआर जोड़ने की भी अनुमति दी और मामले को अजमेर स्थानांतरित कर दिया। लोग अब सब कुछ से नाराज हैं। याचिकाकर्ता बॉम्बे में रहते हैं, वो अलग अलग राज्यों में क्यों जाएंगे? अर्नब गोस्वामी के मामले में लॉर्डशिप ने कहा था कि 19(1)(a) के तहत उल्लंघन हमें सुप्रीम कोर्ट से संपर्क करने की अनुमति दे सकता है। इस तर्क को स्वीकार करते हुए रोहतगी ने शीर्ष अदालत से कम सभी एफआईआर को एक साथ करने का आग्रह किया, ताकि याचिकाकर्ताओं को विभिन्न उच्च न्यायालयों में अपना बचाव न करना पड़े। उन्होंने एमएफ हुसैन के मामले का उल्लेख किया, जहां समान राहत दी गई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता फली नरीमन और मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि श्रृंखला के आपत्तिजनक हिस्सों के रूप में इस मामले में कुछ भी नहीं बचता है, जिससे लोगों की तथाकथित धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा है। उन्होंने कहा है कि याचिकाकर्ताओं को विभिन्न राज्यों में एफआईआर याचिका दायर करके परेशान किया जा रहा है और उन्होंने आग्रह किया है कि शीर्ष अदालत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार की रक्षा करें। एफआईआर 6 राज्यों में दर्ज की गई है और ये हर रोज बढ़ रही है। इसमें किसी प्रकार का मेल है और हम इससे बचना चाहते हैं। अब हमारे पास पिछले 5 दिनों में 7 हैं। नरीमन ने जोर देकर कहा कि इसमें शामिल प्रश्न संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत अधिकारों से संबंधित हैं, जिसे अर्नब गोस्वामी के मामले में भी संरक्षित किया गया था, बिना उन्हें उच्च न्यायालय में याचिका लगाए।
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले के तहत आरोपी को बरी करने पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि बिना कपड़े उतारे बच्चे के स्तन को दबाने से पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के अर्थ में यौन उत्पीड़न नहीं होता है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा कि निर्णय अभूतपूर्व है और एक खतरनाक मिसाल कायम करने की संभावना है। सीजेआई बोबड़े ने एजी के निर्णय को चुनौती देने के लिए उचित याचिका दायर करने का निर्देश दिया है। अदालत ने आरोपी को बरी करने पर रोक लगा दी है और 2 सप्ताह के भीतर उसे जवाब दाखिल करने का नोटिस जारी किया है। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने अपने फैसले में कहा है कि इस तरह के कृत्य से आईपीसी की धारा 354 के तहत छेड़छाड़ होगी और ये पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत यौन शोषण नहीं होगा। न्यायमूर्ति पुष्पा गनेदीवाला की एकल पीठ ने सत्र न्यायालय के उस आदेश को संशोधित करते हुए ये अवलोकन किया जिसमें एक 39 वर्षीय व्यक्ति को 12 साल की लड़की से छेड़छाड़ करने और उसकी सलवार निकालने के लिए यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया था। इस मामले को चुनौती देते हुए एक यूथ बार एसोसिएशन ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि एकल न्यायाधीश द्वारा दी गई टिप्पणियां अनुचित हैं और एक बालिका के शील पर चिंता करने वाली हैं। ये भी कहा गया है कि लागू किए गए फैसले को पारित करते समय एकल न्यायाधीश ने पैरा संख्या 12 में पीड़ित बच्ची का नाम दर्ज किया जो हानिकारक है और आईपीसी की धारा 228A की भावना के खिलाफ है जो कुछ अपराधों के पीड़ितों के नामों के प्रकाशन को रोक देता है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वकील वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अनुरोध पर पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट द्वारा 1990 की हिरासत में हुई मौत के केस में उनकी सजा निलंबित करने के लिए दायर याचिका की सुनवाई स्थगित कर दी है। न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने कपिल सिब्बल के उस सुझाव के बाद 6 सप्ताह के लिए स्थगन कर दिया कि जून 2019 के आदेश के खिलाफ लंबित पुनर्विचार याचिका पर विचार करना बेहतर है जिसमें ट्रायल में अतिरिक्त गवाह बुलाने की पूर्व आईपीएस अधिकारी की याचिका को खारिज करने की दखल दी गई थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि ये गलत और न्याय के आघात का मामला है। उन्होंने ये कहा कि ये पूरी तरह से गलत है। मैं कह रहा हूं कि ये पूरी तरह से गलत है क्योंकि मेरे गवाहों को नहीं बुलाया गया। 23 गवाहों की जांच कैसे की गई है? मैं योग्यता के आधार पर नहीं हूं, मैं आपको अपनाई गई प्रक्रिया बता रहा हूं और ये हर अदालत के लिए बाध्यकारी है। अभी फिलहाल इतना ही। मुझे रिजवाना को दीजिए इजाजत और आप बने रहिए न्याय टीवी के साथ।